हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र का अध्ययन करने से पहले उसकी भूमिका बांधने के लिए या शुरुआत करने के लिए हमें श्वसन तंत्र के बारे में 2-3 बातें जानना जरूरी है। जैसे कि श्वसन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि रेस्पिरेशन श्वसन कहते किसे हैं। श्वसन के अंदर दरअसल 2 से 3 घटनाएं घटती हैं और सम्मिलित रूप से श्वसन की क्रिया कहलाती है। सामान्यतः अगर किसी से पूछा जाता है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है कि सांस लेने को श्वसन कहते हैं, जो कि गलत नहीं है। सांस लेना ये प्रारंभिक या आधारभूत क्रिया है श्वसन की। इसके अंदर जो हमको पहली चीज़ दिखाई देती है वो यही है कि हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, लेकिन इस दौरान हमारे शरीर के अंदर बहुत सी घटनाएं घटती हैं और वो सारी घटनाएं श्वसन तंत्र का भाग है। जैसे कि हम प्राणवायु ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमारे रुधिर के अंदर मिलती है। रुधिर की सहायता से उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। उन कोशिकाओं में और उन अंगों में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर में मिलाई जाती है और रुधिर की सहायता से उस कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन तंत्र तक पहुंचाया जाता है। श्वसन तंत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हमें बाहर से देखने पर मात्र एक ही घटना दिखाई देती है कि ऑक्सीजन का ग्रहण होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना श्वसन है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन गैसीय विनिमय के अलावा भी श्वसन के अंदर एक अति महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, या उसके बिना या उसको डिस्कस किए बिना श्वसन की परिभाषा अधूरी है, और वह ऊर्जा का निर्माण। जैसे ही ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन रुधिर की सहायता से अंगों तक पहुंचती है और अंगों में उस ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका स्तर पर पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। उस ऑक्सीकरण के कारण शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम बात कहते हैं कि भोजन की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा कैसे मिलती है। पिछले हमने जो तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र, उसके अंदर हमने आपको बताया कि भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं के अंदर तोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो भोजन का पाचन हो जाता है। पचा हुआ भोजन हमारे शरीर की या आहार नाल की दीवार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या वो रुधिर के अंदर मिल जाता है। उस रुधिर के अंदर अब ऑक्सीजन मिलेगी और वह ऑक्सीजन उस पचे हुए भोजन के साथ मिलकर उस पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण करेगी और उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनेगी। तो ऊर्जा निर्माण भी श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है, और ऊर्जा निर्माण को डिस्कस किए बगैर, उसकी चर्चा किए बगैर श्वसन तंत्र की परिभाषा पूरी नहीं होती। तो आगे की टॉपिक्स में जब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे कि श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, श्वसन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के श्वसन में कितनी ऊर्जा बनती है। वो सारी बातें आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र से हमारा परिचय करवाना, यानी कि श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो भाग लेती हैं, उन सब से मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। तो देखिए, हमने आपके सामने एक साधारण सा और सरल सा डायग्राम बनाया है श्वसन तंत्र को दर्शाने के लिए, और यहाँ इस तरफ एक तरफ हमने मुख्यतः श्वसन तंत्र के अंदर जो जो भाग या जो जो संरचनाएं हैं उनका नाम लिखा है। जैसे श्वसन तंत्र के अंदर फुफ्फुस, फेफड़े जिसको कहते हैं, या लंग्स कहते हैं जिसको, लंग्स है। श्वसनीय वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री, पसलियां और तनुपट, तनुपट मतलब डायफ्राम जिसको हम कहते हैं। ये मोटे मोटे रूप से संरचनाएं हैं जो कि श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। इन सब से मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। इन सब चीजों को यदि हम इस डायग्राम में देखें तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था ग्रसनी एक ऐसी संरचना है जो पाचन तंत्र का भी हिस्सा है और श्वसन तंत्र का भी हिस्सा है। तो यहाँ से शुरुआत ही कहाँ से होती है, एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन या पल्ला। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, यहाँ पर एपिग्लोटिस पाई जाती है। एपिग्लोटिस के नीचे ग्रसनी है या ग्रसनी का हिस्सा है। उसके नीचे आप देखेंगे जो संरचना जा रही है, ये नलिकाकार संरचना, इसको हमने कहा श्वास नली, ट्रेकिया। ये श्वास की नली है, ये जो हमारे गले के अंदर जाती है, और इसके पीछे जो है वो भोजन की नली होती है, इसोफेगस या ग्रासनाल होती है, वो हमने पिछले वीडियो में बताया। तो ग्रसनी के नीचे जो सांस की नली है उसे हमने क्या नाम दिया, श्वास नली या ट्रेकिया। इस ट्रेकिया की विशेषता यह है कि इसके अंदर उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले जैसी संरचनाएं इसके अंदर ये पाई जाती हैं।
ये छल्ले जैसी संरचनाएं, ये छल्ले जैसी रिंग जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये श्वास की नली को कभी भी बंद नहीं होने देती, हमेशा इसको खोल के रखती है। ये सांस की नली है, इसमें से होकर गैसें आती हैं और जाती हैं। अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से ये बंद हो जाए तो गैसों का आदान प्रदान बंद हो सकता है, श्वसन की क्रिया अवरुद्ध हो सकती है और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इस श्वास नली को बंद होने से रोकने के लिए इसमें उपास्थि के सी आकार के छल्ले जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये श्वास नली है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये श्वास नली आगे जाकर 2 शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है और ये जो 2 शाखाएं हैं उसमें से एक शाखा को कहते हैं ब्रोंकस, श्वसनी, और 2 शाखाएं होंगी तो उसको ब्रोंकाई कह देंगे, श्वसनिया। यहाँ पर देखिए एक श्वसनी ये रही, दूसरी श्वसनी ये रही, तो एक श्वसनी का नाम हमने लिख दिया ब्रोंकस। ये 2 शाखाओं में क्यों बटी? क्योंकि जो श्वास नली है आगे जाकर 2 फेफड़ों के अंदर, 2 फुफ्फुसों के अंदर पहुंचती है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, ये वाला बायां फेफड़ा है और ये वाला दायां फेफड़ा है। फुफ्फुस श्वसन तंत्र का भाग है, ये भी हमने आपको बताया सबसे पहले। तो ये श्वास नली आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें से एक शाखा को ब्रोंकस कहते हैं या श्वसनी कहते हैं। ये प्राथमिक श्वसनी होती है, दरअसल प्राथमिक शाखा है तो ये प्राथमिक श्वसनी है। ये श्वसनी भी आगे जाकर अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। वो द्वितीय श्वसनी आगे जाकर फिर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, उसे तृतीयक श्वसनी कहते हैं। और अंत में ये सारी शाखाओं से शाखाएं निकलती चली जाती हैं। सबसे अंत में ये जो शाखाएं हमने निकाली श्वसनी के अंदर, जो छोटी छोटी महीन शाखाएं निकलती हैं उसको हम कहते हैं श्वसनिका, ब्रोंकियोल। श्वसनिकाएं इसमें असंख्य पाई जाती हैं एक फेफड़े के अंदर ही। और इन श्वसनिकाओं के आगे भी, ये जो श्वसनिका है, इन श्वसनिकाओं के आगे गोल गुंडीदार संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कुप्पिका, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या कुप्पिका श्वसन तंत्र की इकाई कहलाती है। श्वसन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है एल्वियोलाई, कुप्पिका। इसीलिए कुप्पिका को श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं। श्वसन तंत्र की इकाई इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कुप्पिकाओं के चारों तरफ रुधिर वाहिनियों के बहुत महीन जाल पाए जाते हैं। जैसे हम सांस लेंगे, ऊपर से प्राणवायु या ऑक्सीजन आएगी, या फिर उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें सभी प्रकार की गैसें होती हैं। लेकिन हमारी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, हमारे नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि हम सांस लेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी, सारी की सारी गैसें अंदर जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर गैसें इनर्ट हैं, अक्रिय हैं, शरीर से किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती हैं, और उनमें से ऑक्सीजन ही ऐसी है जो हमारी जैविक क्रियाओं के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हम ऑक्सीजन का ही रेफरेंस देते हैं कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वास्तव में सारी गैसों को ग्रहण करते हैं। तो हमने गैसों को ग्रहण किया, या यूँ कहें ऑक्सीजन को ग्रहण किया, वो ऑक्सीजन श्वास नली में जाएगी, श्वास नली से श्वसनियों में जाएगी, श्वसनियों से श्वसनिकाओं में जाएगी, श्वसनिकाओं से कुप्पिकाओं में जाएगी, और कुप्पिकाओं के आगे वो रुधिर वाहिनियों का जाल है, बहुत पतली झिल्ली है। वो रुधिर वाहिनियों की झिल्ली या रुधिर वाहिनियों की दीवार तथा कुप्पिकाओं की दीवार इतनी पतली है कि उसमें से ऑक्सीजन गैस आ और जा सकती है, आदान प्रदान कर सकती है। तो वो जो गैसें हैं अंत में रुधिर के अंदर मिलती हैं, ये ऑक्सीजन रुधिर में मिलती है, तो वो कुप्पिकाओं की वजह से मिलती है। कुप्पिकाओं की दीवार बहुत पतली होती है, तो वो ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाती है। फिर रुधिर के अंदर जब हम आगे तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र, तब बताएंगे वो रुधिर से होते हुए किस प्रकार से शरीर के बाकी कोशिकाओं तक जाती है। चलिए वो अगले तंत्र की बात है। तो महत्वपूर्ण बात ये कि कुप्पिका को श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं। यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इज एल्वियोलाई, सबसे महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि इस प्रकार से ये श्वसनी, श्वसनिका, कुप्पिका, ये सब मिलके एक जैसे पेड़ से शाखाएं, शाखाओं से दूसरी शाखाएं निकलती है, वृक्ष के जैसा संरचनाएं, वृक्ष के जैसा निर्माण कर लेती हैं। तो इनकी वजह से जो बनने वाली वृक्ष के जैसी संरचनाएं हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया? श्वसनी वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री। उसके बाद हमने आपको बताया कि मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। इसमें से जो दायां फेफड़ा है वो लंबाई में कम होता है, चौड़ाई में ज्यादा होता है, और जो बायां फेफड़ा है वो लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में कम होता है। मनुष्य का जो बायां फेफड़ा होता है उसके अंदर 2 पालियां होती हैं, इस प्रकार से टेढ़ी सी तिरछी सी लाइन के द्वारा इसके अंदर 2 लोब्स बनी रहती हैं। और जो मनुष्य का दायां फेफड़ा है उसके अंदर 3 पालियां होती हैं। तो मनुष्य के फेफड़ों में तो कुल 5 पालियां होती हैं, जिसमें से 2 पालियां या 2 लोब्स बाएं तरफ के फेफड़े में और 3 पालियां दाएं तरफ के फेफड़े में पाई जाती है।
फेफड़ा एक प्रकार का स्पंजी ऊतक से मिलकर बना हुआ संरचना है, स्पंज के जैसा होता है और हल्के गुलाबी रंग का होता है। मनुष्य के अंदर जो बाएं तरफ का फेफड़ा है, उस बाएं तरफ के फेफड़े में एक हल्की सी खांच होती है जिसको हम हृदय की खांच कहते हैं, कार्डियक नोच। उस हृदय की खांच में, उस खांच में मनुष्य का हृदय पाया जाता है बाएं तरफ। मनुष्य का हृदय बाएं तरफ होता है और बाएं तरफ भी जो बाएं फेफड़ा है उसके अंदर एक हल्की सी खांच होती है। उस खांच का नाम ही हृदय खांच है, कार्डियक नोच। उस कार्डियक नोच में या उस हृदय खांच के अंदर मनुष्य का हृदय पाया जाता है। ये से हृदय का परिसंचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है, वो भी हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, श्वसन तंत्र के अंदर भाग लेने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं उनमें से हम एक एक बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने श्वास नली की बात की, श्वास नली के बाद हमने श्वसनीय वृक्ष की बात की, श्वसनीय वृक्ष के बाद हमने फेफड़ों की या फुफ्फुस की बात की या लंग्स की बात की। जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है, ये वक्ष गुहा के अंदर, जो हमारा वक्ष वाला हिस्सा है, सीने वाला हिस्सा, उसके अंदर पाया जाता है। और इस वक्ष वाले हिस्से के अंदर पसलियां पाई जाती हैं, रिब्स, रिब केज जिसको बोलते हैं। वो पसलियां इस पूरे के पूरे श्वसन तंत्र को घेरे हुए रहती है। ये जो हमने यहाँ पर गोल गोल सी संरचना बनाई है, दरअसल ये पसलियों का सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन है, ऊर्ध्वाधर काट है पसलियों की। ये पसलियां पूरी की पूरी इस प्रकार से इस पूरे श्वसन तंत्र के घेरे रहती हैं। लगभग 12 होती हैं, 9 आपस में जुड़ी रहती है, 3 स्वतंत्र रहती है, 3 आपस में पूरा पिंजरे का निर्माण नहीं करती। वो स्केलेटल सिस्टम जब करेंगे तब बताएंगे। तो इस प्रकार से पसलियां हो गई और 2 पसलियों के बीच में हमने छोटी सी मांसपेशी बनाई है। इन मांसपेशियों का भी योगदान है श्वसन तंत्र के अंदर। और ये जो मांसपेशी बनाई है इसका नाम है अंतरपरशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स। ये अंतरपरशुक पेशियां इस पसलियों को फैलाने और सिकुड़ाने का काम करती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां बाहर की तरफ आ जाती हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियां वापस अंदर की तरफ, भीतर की तरफ चली जाती है। तो इन पसलियों का जो मूवमेंट है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ये इन पसलियों के बीच में जो पेशियां हैं, अंतरापरशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स, इनकी वजह से ये मूवमेंट होती है। और ये श्वसन के अंदर हमारी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने में मदद करती है। देखिए, सबसे अंत में नीचे ये एक थैली के जैसी चमड़े की बनी हुई संरचना है जिसको हम कहते हैं तनुपट या डायफ्राम। ये डायफ्राम भी बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, इसके बिना भी श्वसन तंत्र की क्रियाविधि पूरी नहीं हो सकती। ये तनुपट मनुष्य को उदर गुहा और वक्ष गुहा, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है, उन दोनों के बीच का विभाजन रेखा है। थोरेसिक गुहा जो हमारा सीने वाला हिस्सा है, जो सीने वाली कैविटी है, उसको हम थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, वक्षीय गुहा। और जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, ये नीचे, इसमें जो कैविटी है, इसमें जो गुहा है, इसको हम उदरीय गुहा कहते हैं या फिर एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच के अंदर ये एक चमड़े का झिल्लीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम तनुपट कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ होता रहता है, जिसकी वजह से जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो सांस अंदर, और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है तो अंदर की जो सांस है वो बाहर। इस प्रकार गैसीय विनिमय में ये सारी की सारी संरचनाएं काम आती हैं। तो हमने आज के वीडियो में श्वसन तंत्र की जो संरचनाएं हैं, जिन संरचनाओं से मिलकर श्वसन तंत्र बनता है, उसका परिचय मात्र किया है। आगे का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली क्या है, श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि उसमें गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है और ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है। ये आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो है इसमें आपको बात समझ में आई होगी। हालांकि मैंने प्रयास किया सरल से सरल तरीके से समझाने का, आगे भी इसी प्रकार से आपको सरल और सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करते रहेंगे। और इतने सहयोग के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।